नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की इस मैराथन क्लास में। एग्ज़ाम से पहले वो कौन से क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए जिससे आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ कराने वाला हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अपने सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ के ज़रूर जाइएगा। मैक्सिमम टाइम रिपीट होने वाले जो टॉपिक हैं उन्हीं को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक जल्दी शेयर कर दें और उन्हें भी लाइव क्लास में फटाफट लेकर आ जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल ही मिस ना होने पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या है। इसका फिगर वगैरह आपके सेमेस्टर एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। जो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है उसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको इसकी दे दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं टिक वेल्डिंग के बारे में, जिसको हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टिक वेल्डिंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट वगैरह लगे होते हैं और उनका काम क्या होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ हम यहाँ पर देखते हुए चलने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, बात करें टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की तो इसका जो आविष्कार है 1940 में किया गया था और सबसे पहले जो आपका टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है इसका इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज में वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता था। और प्रारंभ में जब आपका टिक वेल्डिंग का आविष्कार हुआ था तो उस समय केवल एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के जो एलॉय हैं वही केवल वेल्ड किए जाते थे, परंतु बाद में जो है वो सभी प्रकार के जो मेटल हैं उनकी वेल्डिंग इसके द्वारा की जाने लगी। यानी कि जब शुरू में इसका आविष्कार हुआ था तो केवल एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के एलॉय वगैरह है ही वेल्ड किए जाते थे, लेकिन बाद में इस तकनीकी में और विकास हुआ और डेवलपमेंट हुआ और बाद में सभी प्रकार के जो मेटल वगैरह हैं वो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के माध्यम से जोड़े जाने लगे। और इसमें अब क्या क्या होता है वो देख लीजिए। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट होती है कि इसमें एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन मेटल का होता है, यानी कि जो इसमें टंगस्टन मेटल होता है, इलेक्ट्रोड टंगस्टन मेटल होता है, वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, यानी कि वो खर्च नहीं होता है या वो समाप्त नहीं होता है, जो एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रोड होल्डर में लगा होता है। इसी इलेक्ट्रोड होल्डर में एक इनर्ट गैस आती है जो क्या करती है कि इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड मेटल को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। इससे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन और वेल्ड मेटल पर अपना कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ पाती। यानी कि जब कोई वस्तु वेल्ड की जाती है तो उस समय हानिकारक गैसों से प्रोटेक्शन के लिए हम क्या वहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपका जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन जो मेटल का होता है इसका ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो वेल्ड की जाने वाली वस्तु है उसको हानिकारक जो गैसें हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बचाया जा सके और जो है आपका जोड़ मजबूत बने। तो ये आपके सामने फिगर है टिक वेल्डिंग का, इसको तैयार कर लीजिएगा। आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिगर आपको जो है उसका साथ ही बनाना अनिवार्य होता है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में। देखिए, बात करें टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में, अब काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसको ऑपरेट किससे किया जाता है, बिजली से किया जाता है या गैस से किया जाता है। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में डीसी तथा एसी दोनों प्रकार की जो पावर सप्लाई है उसका प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आए तो इसको हाईलाइट करके ज़रूर लिखिएगा कि जो आपकी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है उसमें जो हम पावर इस्तेमाल करते हैं वो आपका डीसी टाइप भी होता है और एसी टाइप भी होता है। जब डीसी का प्रयोग करते हैं यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो हम डीसी पावर सप्लाई देते हैं तो उस समय इलेक्ट्रोड को हमेशा कैथोड मानते हैं और उस कैथोड का जो व्यास है वो 0.5 mm से लेकर 6.5 mm के बीच में रहता है। और जब डीसी धारा दी जाती है तो इलेक्ट्रोड का व्यास आपने पढ़ लिया, तो उसमें कितनी पावर सप्लाई दी जाती है डीसी में, तो इसमें जो है 5 एम्पियर से लेकर 650 एम्पियर तक की पावर सप्लाई दी जाती है जब हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग को डीसी पावर सप्लाई से ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
कि जब 100 एम्पीयर तक की टिग वेल्डिंग गन को हमेशा हवा के द्वारा ठंडा किया जाता है, यानी कि जो 100 एम्पीयर तक की टिग वेल्डिंग होती है उसकी जो यहाँ पर ये गन लगी होती है इसको केवल बाहरी हवा के द्वारा ठंडा किया जाता है। लेकिन जब 100 एम्पीयर से अधिक की धारा पर जो है उसको पानी के प्रभाव से ठंडा किया जाता है, यानी कि जब हम 100 एम्पीयर से ज़्यादा की धारा इस वेल्डिंग में देते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हम उसको ठंडा करने के लिए पानी की सहायता लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिलर मेटल के रूप में एक अलग से रॉड को आर्क के अंदर जलाया जाता है, यानी कि जो फिलर जब हम जॉइंट बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये दो वस्तुएं हमको जोड़नी है, इन दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए फिलर रॉड लगेगी ना, तो उसी के बारे में यहाँ कह रहा है कि फिलर मेटल के रूप में एक अलग से रॉड को आर्क के माध्यम से गलाया जाता है, यानी कि एक आर्क ले लेते हैं और यहाँ इस बीम से जो आपकी आर्क निकलती है उसी के माध्यम से उसको गलाया जाता है और जो वस्तुएं हैं उनको जोड़ा जाता है। और वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए लिख भी रखी है कि फिलर मेटल के रूप में एक अलग से रॉड को आर्क के माध्यम से गलाया जाता है जो बेस मेटल के साथ मिलकर वेल्ड मेटल बनाता है और वस्तुओं को जोड़ देता है। इस विधि में फ्लक्स के स्थान पर इनर्ट गैस द्वारा शील्डिंग की जाती है। इनर्ट गैस के रूप में ऑर्गन तथा एल्यूमिनियम जैसी गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। अभी शील्डिंग शब्द आया है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर शील्डिंग होती क्या है। आर्गन क्या होती है, एक भारी गैस होती है जो इसे नियंत्रण रखना आसान होता है, यानी कि आर्गन जो है एक भारी गैस होती है अन्य गैसों की अपेक्षा, तो उसको कंट्रोल करना आसान होता है और कभी कभी आर्गन व हीलियम दोनों मिलाकर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शील्डिंग के रूप में अभी मैं आपको बताऊंगा शील्डिंग होती क्या है। अब देख लीजिए कि जो आपका टिग वेल्डिंग होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगे होते हैं, इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसमें लगा होता है पावर यूनिट। पावर यूनिट का काम क्या होता है कि टिग वेल्डिंग में पावर यूनिट के रूप में डीसी तथा एसी किसी भी मशीन को वेल्डिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपका टिग वेल्डिंग होगी उसमें जो है पावर यूनिट के रूप में हम डीसी तथा एसी किसी भी मशीन को वेल्डिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम धातु तथा उनके एलॉय को वेल्डिंग के लिए एसी मशीनें प्रयोग की जाती हैं, यानी कि एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम जो धातु होगी या उनके जो एलॉय होंगे उनमें वेल्डिंग के लिए एसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, बल्कि अन्य सभी धातुओं को जोड़ने के लिए डीसी मशीन का उपयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आए तो हाईलाइट करके ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी क्या करता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें देखता है, बच्चे ने लिखी है तो पूरे नंबर आपको देकर वहाँ से चला जाता है। फिर से देख लीजिए, जो आपकी एल्यूमिनियम और जो आपकी मैग्नीशियम धातु होती हैं या उनके जो भी एलॉय होते हैं उनको जोड़ने के लिए हम एसी पावर सप्लाई द्वारा चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। बाकी अन्य सभी धातुओं के लिए हम डीसी मशीनों का उपयोग करते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर यूनिट क्या होता है। बाकी आपके सामने इसका जो है वाटर कूल्ड टिग वेल्डिंग का आपको टॉर्च यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है शील्डिंग गैस। अभी आपने नाम सुना होगा शील्डिंग गैस, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि शील्डिंग गैस क्या होती है। देखिए, वेल्ड मेटल को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए, यानी कि जब वेल्डिंग कर दी जाती है उसके बाद उसे वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए शील्डिंग गैसों की आवश्यकता होती है। इसमें भी बेयर इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं। शील्डिंग गैसों के रूप में इनर्ट गैस जैसे आर्गन, हीलियम आदि का प्रयोग किया जाता है। इनर्ट गैसों के सिलेंडर को नीले रंग से पेंट किया जाता है। इनर्ट गैस जितनी भी होती हैं उनके जो सिलेंडर हैं उनको नीले रंग से ही पेंट किया जाता है, वो उनकी पहचान बताता है। नेक्स्ट आपका पार्ट होता है इसमें एक वाटर सप्लाई यूनिट। वाटर सप्लाई यूनिट क्या होता है कि जो आपकी टॉर्च होती है उसको ठंडा करने का काम करती है। जब हम 100 एम्पीयर से अधिक की पावर का सप्लाई करते हैं तो उस स्थिति में टॉर्च को ठंडा करने की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए टॉर्च को ठंडा करने के लिए जो है पानी को वहाँ पर उसका फ्लो डाला जाता है, जिससे आपकी टॉर्च को आसानी से ठंडा कर दिया जाए। यह यूनिट इसी कार्य को अंजाम देती है, यानी कि जो आपका वाटर सप्लाई यूनिट होती है उसका केवल इतना ही सा काम होता है कि जब 100 एम्पीयर से ज़्यादा पावर सप्लाई की जाए तो इस स्थिति में जो टॉर्च है वो गर्म ना होने पाए, उसको ठंडा रखा जाए। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है अब वेल्डिंग टॉर्च। वेल्डिंग टॉर्च क्या होती है वो भी समझ लीजिए कि इसमें
टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए एक कॉलेट लगा होता है, यानी कि जो आपकी वेल्डिंग टार्च होती है, एक इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए एक कॉलेट लगा होता है। साथ ही सील्डिंग गैस के जो फ्लो के लिए, एक कूलिंग वाटर के फ्लो के लिए इसमें एक रास्ता बना होता है, यानी कि सील्डिंग गैस किधर से आनी है, कूलिंग वाटर किधर से आना है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें बनी होती हैं। जब धारा यानी कि जब पावर का सप्लाई कम होता है तो टार्च जो है एयर कोल्ड होती है, परंतु जब अधिक धारा के लिए वाटर कूल्ड टार्च प्रयोग की जाती है तो इसमें 5 एम्पियर से 650 एम्पियर तक की जो धारा है वो कार्य करती है। बाकी आपके सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, आप इसको पढ़ के भी समझ लीजिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाने वाली है। अब इसका जो है अनुप्रयोग कैसे किया जाता है, यानी कि जो आपका टिग वेल्डिंग है इसका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग लगभग सभी किस्मों के कार्बन स्टील, कॉपर तथा उनकी अन्य मिश्र धातुएं एवं एल्यूमिनियम तथा उसकी मिश्र धातुएं, मैग्नीशियम और उसकी मिश्र धातुएं, मोनल मिश्र धातुएं तथा टाइटेनियम, जिरकोनियम तथा चांदी, सोना आदि को वेल्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि लगभग सभी मैक्सिमम धातुएं होती है उनको वेल्ड करने के लिए टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप टिग वेल्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपका अगला पॉइंट आता है जो अभी आपने पढ़ा था सील्डिंग, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आखिर सील्डिंग क्या होता है। देखिए वेल्डिंग प्रोसेस में फ्लक्स और सील्डिंग का उपयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। तो कभी कभी पूछ सकता है कि वेल्डिंग में फ्लक्स का यूज़ क्यों किया जाता है और सील्डिंग गैस का यूज़ क्यों किया जाता है, समझ लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं फ्लक्स के बारे में कि आखिर फ्लक्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है। देखिए वह रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग वेल्ड की जाने वाली जो धातु होती हैं उनके तलों को साफ सुथरा रखने तथा उन्हें ऑक्साइड आदि गंदगी को दूर करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं वो आपका फ्लक्स होता है। देखिए फ्लक्स का सिंपली काम होता है कि वेल्डिंग की जाने वाली जो धातु है उसका जो तल है या जो उसका सिरा है वो साफ सुथरा रहे, उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी न रहे। इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स जो है वो ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लक्स क्या होता है। अब बात करते हैं सील्डिंग गैस पे कि आखिर सील्डिंग गैस क्या होती है। देखिए जब हम बात करते हैं सील्डिंग गैस की तो इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग प्रक्रम द्वारा लगने वाला जोड़, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के द्वारा जब किसी भी चीज़ को आपस में जोड़ते हैं तो उस समय पर्यावरण में व्याप्त जो हानिकारक वायुमंडलीय गैसें होती हैं उनका प्रभाव जो है वेल्डिंग में पड़ जाए तो वो वेल्डिंग क्या होती है, ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल पाती, उसमें अशुद्धता आ जाती है। तो इसमें धातु जोड़ जो आपका भंगुर, गंदा या कमज़ोर हो जाता है, यानी कि जब उसमें कोई खामियां आ जाती हैं, कई सारी जो गैसें हैं उस जोड़े जाने वाले पार्ट में को हानिकारक तरीके से प्रभावित करती हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि आपका जो कभी कभी जोड़ है वो भद्दा दिखता है या जल्दी से टूटने वाला हो जाता है या गंदा हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हम सील्डिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं जिसकी सहायता से इन सभी चीज़ों को जो है वो हटाया जा सके, क्योंकि वायुमंडल में व्याप्त ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन उच्च ताप पर पिघली हुई धातुओं से क्रिया कर लेती हैं और जिसके कारण ऑक्साइड और नाइट्राइड बन जाते हैं जो जोड़ को कमज़ोर करने का काम करते हैं। तो मेटल वेल्ड की इस कमी को दूर करने के लिए इस प्रक्रम में परिरक्षण पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यह वेल्डिंग करते समय जोड़ को परिरक्षण प्रदान करती है। ये परिरक्षण पदार्थ ठोस, द्रव, गैस आदि रूप में हो सकते हैं। यानी कि वेल्डिंग करने के बाद जब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की जाती है तो इस स्थिति में जोड़ जो है कमज़ोर ना हो, वो गंदा ना दिखे, भद्दा ना दिखे, उन सभी चीज़ों से दूर रखने के लिए हम सील्डिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर निम्न प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। प्रयुक्त पूरक तार पर लेप लपेट कर, यानी कि जो हम वहाँ पर रॉड प्रयोग कर रहे हैं उस पर हम इसका लेप लगा दें तो हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रयुक्त उपभोज्य इलेक्ट्रोड पर, यानी कि जो हम इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं वेल्डिंग करते समय जो रॉड लगाई जाती है उसमें हम क्या करें कि सील्डिंग गैस का जो है कोटिंग कर दें, तब भी बचाया जा सकता है। और भी कई सारी हैं अतिरिक्त गैस पदार्थ प्रदान करके भी इसको बचाया जा सकता है। तो आई होप आपको फ्लेक्स और सील्डिंग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग में डिफरेंस।
तो चलिए सबसे पहले टिक वेल्डिंग का पॉइंट लेते हैं कि आखिर टिक वेल्डिंग में क्या होता है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो नॉन कंज्यूमेबल प्रकार का होता है। वहीं पर मिग वेल्डिंग की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल प्रकार का होता है, वो खर्च हो जाता है, और इसमें क्या है वो खर्च नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि टिक वेल्डिंग की हम बात कर रहे हैं कि इसमें डीसी तथा एसी दोनों प्रकार की पावर सप्लाई का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। लेकिन विग वेल्डिंग में क्या है कि केवल हम इसमें डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टिक वेल्डिंग में कि 100 एम्पियर से अधिक धारा के लिए वाटर कूल्ड जो है वेल्डिंग टॉर्च प्रयोग की जाती है, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था। लेकिन मिग वेल्डिंग में क्या होता है कि जब 250 एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर वाटर कूल्ड वेल्डिंग टॉर्च का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है टिक वेल्डिंग में कि 600 एम्पियर तक धारा प्रयोग की जाती है, यानी कि टिक वेल्डिंग में मैक्सिमम जो है वो 600 एम्पियर तक की जो धारा है, जो पावर है, उसको सप्लाई किया जाता है। लेकिन मिग वेल्डिंग में बात करें तो ये लगभग 350 एम्पियर तक की धारा इसमें प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है, यानी कि जो आपकी टिक वेल्डिंग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी धीमी होती है। और बात करें मिग वेल्डिंग में तो यही प्रक्रिया काफ़ी तेज होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपका अगला पॉइंट आता है कि इसमें इलेक्ट्रोड टंगस्टन का प्रयोग होता है। मिग वेल्डिंग की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोड जो है वो बेस मेटल की धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें फिलर रॉड जो है वो अलग से प्रयोग की जाती है, यानी कि टिक वेल्डिंग में हम जोड़ बनाते समय जो फिलर रॉड अलग से लाते हैं, जिसको बीम की सहायता से गलाया जाता है, वो हम अलग से फिलर रॉड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मिग वेल्डिंग में क्या है, इसमें इलेक्ट्रोड ही फिलर रॉड का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इस प्रक्रिया में टिक वेल्डिंग की बात कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में दोनों हाथ काम में आते हैं, यानी टिक वेल्डिंग करते समय आपके दोनों हाथ यूज में होते हैं। लेकिन मिग वेल्डिंग करते समय केवल एक हाथ की मदद से हम मिग वेल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है टिक वेल्डिंग में यह प्रक्रिया मैनुअली आधार पर की जाती है, यानी कि जो टिक वेल्डिंग है वो बाई व्यक्ति के द्वारा की जाती है। वहीं बात करें मिग वेल्डिंग की तो यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक होती है। ऑटोमेटिक यानी कि पूरी तरह जिसको हम कंप्यूटर के सहायता से कर सके। सेमी ऑटोमेटिक का मतलब है कि मशीन भी करे और साथ साथ आदमी भी करे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सील्डिंग के लिए इनर्ट गैस प्रयोग की जाती है। सील्डिंग में क्या होता है कि हानिकारक जो गैसें होती हैं, चाहे आपकी ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, उनसे बचाने के लिए सील्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मिग वेल्डिंग में क्या है कि सील्डिंग के लिए इनर्ट गैसों का तो प्रयोग करते हैं, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का प्रयोग भी करना पड़ता है। तो आई होप टिक वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो आपकी रेजिस्टेंट वेल्डिंग होती है, ये कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, आइए आपको बताते हैं। देखिए, जहाँ पर धातु की चादरों का प्रयोग करके कई प्रकार के उपकरण तैयार किए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर मेटल की जो सीटें हैं उसका प्रयोग करके कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो डिवाइसेस या उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर जो आपकी रेजिस्टेंट वेल्डिंग है इसका प्रयोग किया जाता है। और उसकी सहायता से जो आपके डिफरेंट आपके जो डिवाइसेस हैं उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस वेल्डिंग में कोई भी फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड प्रयोग नहीं की जाती, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंट आर्क वेल्डिंग होती है इसका सबसे जो प्लस पॉइंट यही होता है कि इसमें जो है किसी भी वेल्डिंग के लिए किसी भी फिलर रॉड या इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो फिर कैसे करते हैं, इसमें केवल प्रतिरोध के कारण ही उत्पन्न की गई जो ऊष्मा है उसके द्वारा जो आपकी चादर होती हैं, जो आपकी सीटें होती हैं, उसको प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करते हैं। और जैसे ही प्लास्टिक अवस्था तक आपकी मेटल पहुंच जाती है, देन उसके बाद उस पर प्रेशर लगाकर जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार आपकी जो है रेजिस्टेंट वेल्डिंग तैयार हो जाती है। तो आई होप रेजिस्टेंट वेल्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए इस वेल्डिंग को जो है प्रतिरोध वेल्डिंग कहा जाता है या रेजिस्टेंट वेल्डिंग कहा जाता है। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल कभी कभी पूछा जाता है कि आपकी रेजिस्टेंट वेल्डिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपकी रेजिस्टेंट वेल्डिंग होती है उसमें धारा के ऊष्मीय मान पर निर्भर करती है, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंट वेल्डिंग है वो धारा के ऊष्मीय मान पर डिपेंड करता है कि कितनी जो आपकी मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। कार्यखंड में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, यानी कि वर्क पीस में जो उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है, धारा के परिमाण
बहने वाली धारा के प्रतिरोध और धारा के प्रवाह में लगे समय पर निर्भर करती है। यानी कि कार्यखंड में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो धारा के परिमाण, बहने वाली धारा के प्रतिरोध और धारा के प्रवाह पर ही डिपेंड करती है। अब यहाँ से ओम का नियम भी कहता है V इक्वल्स टू IR। इसको हम थोड़ा और मॉडरेट करेंगे तो इससे हम प्रतिरोध जो वेल्डिंग है उसको हम आसानी से समझ लेंगे। आपने पढ़ा ही होगा बचपन में, बचपन में कह रहा हूँ, आपके 9th या 10th में आप इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम V बराबर IR होता है। इसको थोड़ा सा और मॉडरेट करते हैं, जहाँ पर क्या है कि R बराबर आपका VT होता है, तो R की जगह हम क्या रख देते हैं, VT रख देते हैं। और फिर से जो आपका V बराबर IR होता है, इसी V के स्थान पर IR रखते थे, तो I मिलके I स्क्वायर हो जाता है और RT मिलकर ये इसका जो है RT हो जाता है। जहाँ S क्या होता है, S आपका जो उत्पन्न ऊष्मा जूल होती है वो बताता है कि प्रति जूल कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो। ये I आपके प्रवाहित होने वाली धारा बताता है जो कि एम्पियर में बताता है। कैपिटल R जो होता है वो प्रवाहित होने वाली धारा का प्रतिरोध ओम में बताता है। और T क्या है, धारा के बहने का जो है समय, यानी कि धारा बहना कितने समय से बह रही उस समय को मेजरमेंट करने का काम करता है। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंट वेल्डिंग होता है। इस प्रकार उत्पन्न होने वाली ऊष्मा धारा के वर्ग के तथा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। इसको भी आप अच्छे से ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जोड़ी जाने वाली दो सतहों में वेल्डिंग करने वाले स्थान पर दबाव डालकर प्रतिरोध कम कर दिया जाता है, जिससे उस विशेष स्थान से धारा का प्रवाह अधिक होता है तथा जोड़ी जाने वाली सतहों के सिरे गर्म होकर प्लास्टिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। और इसके पश्चात उस पर दाब लगाकर दोनों दबाव के कारण दोनों सतहें आपस में होमोजीनियस होकर जुड़ जाती हैं। और इस होमोजीनियस होकर जुड़ने वाली सतह को वेल्ड नगेट कहते हैं। और इसे ही बेसिक जो आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंट वेल्डिंग कहा जाता है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंट वेल्डिंग क्या होता है। मैक्सिमम टाइम आपका ये जो टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपका रेजिस्टेंट वेल्डिंग किस प्रकार की जाती है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। कभी कभी आपसे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंट वेल्डिंग भी पूछ लेता है, तो इसको भी समझ लीजिए कि जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंट वेल्डिंग होता है वो जनरली 4 प्रकार का होता है। पहला स्पॉट वेल्डिंग होता है, कई बार पूछा जाता है। सीम वेल्डिंग भी पूछा जाता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग। ये 4 प्रकार के जो है क्लासिफिकेशन होते हैं। वहीं पर फ्लैश बट वेल्डिंग की बात करें, ये 2 प्रकार का होता है, अपसेट बट वेल्डिंग और फ्लैश बट वेल्डिंग। और 5वां आपका होता है आपका पुर्कजन वेल्डिंग, जिसको हम इंग्लिश में भी पुर्कजन वेल्डिंग के नाम से ही जानते हैं। तो चलिए अब आपको इसके स्पॉट वेल्डिंग के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इसमें शॉर्ट नोट काफ़ी बार पूछा गया है कि स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले स्पॉट वेल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं कि स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है। इसमें तांबे के 2 इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें तांबे के जो है 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया गया है, जो चल तथा स्थिर भुजाओं में जकड़े रहते हैं। यानी कि एक जो तांबे का जो इलेक्ट्रोड होता है वो मूव करने वाले पार्ट पर रहता है और दूसरा जो है वो फिक्स पार्ट पर रहता है। इलेक्ट्रोड एक स्टेप डाउन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से निम्न वोल्टेजता प्राप्त करते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं यहाँ पर स्टेप आपका वेल्डिंग ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिससे 6 से 10 वोल्ट तक की जो धारा है उसको ट्रांसमिट किया जाता है। या इसी की बात करें तो 300 से 600 एम्पियर प्राप्त करते हैं। इसमें रिवेटों का डिज़ाइन बदले बिना जोड़ लगाया जा सकता है। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की जो रिवेट है, मान लीजिए इन दोनों वस्तुओं को जोड़ना है तो रिवेट की बिना डिज़ाइन बदले आसानी से इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें वेल्डिंग कार्य तेज़ी से होता है, जो निम्न चरणों में पूरा होता है। यानी कि जो आपका स्पॉट वेल्डिंग है इसमें वेल्डिंग काफ़ी तेज़ी से हो जाती है और निम्न चरण बताए गए इसी चरण के अनुसार सारी वेल्डिंग होती है। सबसे पहला स्टेप होता है कि वर्कपीस को उचित अवस्था में इलेक्ट्रोड के बीच रखना। यानी कि सबसे पहले जो आपकी वर्कपीस जोड़ी जाने वाली चीज़ है उसको सबसे पहले सही से आपकी इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाता है। देन क्या करते हैं, फुट पैडल को दबाकर इलेक्ट्रोड को कार्यखंड के संपर्क में लाते हैं। यानी कि यहीं पर आपका फुट पैडल होता है, फुट पैडल को दबा देते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो दोनों आपके जो वर्कपीस है जोड़ी जाने वाली उसकी सतह में संपर्क कर लेते हैं, यानी कि उससे जुड़ जाते हैं।
तीसरे स्टेप में क्या होता है, धारा ऑन करके तथा उसे ठीक समय के लिए जोड़ में से गुजारकर संपर्क जो है वो प्रतिरोध द्वारा दोनों प्लेटों के मध्य बिंदु पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। यानी कि जैसे ही पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं उसी समय इससे जो आने वाली जो धारा है उस धारा से ये गर्म होकर जो आपकी जो धातुएं हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और जोड़ी जाने वाली प्लेटों पर पर्याप्त दबाव लगाया जाता है। यह दाब तब तक रखा जाता है जब तक वेल्ड जो है वो जमकर ठोस नहीं होता है। तो कुछ ये स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो आपकी वर्कपीस है उनको इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाता है, देन फुट पैडल को दबाते हैं और इलेक्ट्रोड को जो है वो जो वर्कपीस जोड़ी जानी है उसके संपर्क में लाते हैं। उसके बाद पावर सप्लाई को ऑन किया जाता है और उसको गर्म करते रहते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं कि जो जोड़ी जाने वाली सतह है उसको तब तक दबाया जाता है जब तक वेल्ड जमकर ठोस नहीं हो जाता। तो कुछ ये आपके स्टेप होते हैं। तो गाइज ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आई होंगी। गाइज वीडियो अच्छा लगी हो और मेहनत आपके लिए की गई अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपसे बिल्कुल ही ना छूटने पाए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी PDF आपको वहीं पर दे दी जाएगी। वैसे आपकी जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और आपका जो है और भी जितने भी टॉपिक है थर्मल इंजीनियरिंग वगैरह की काफ़ी सारी नोट आपके लिए टेलीग्राम पर आपके लिए अपलोड है। मेरी खुद के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग्स की नोट है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के इस वीडियो में यहीं तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।